मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 10 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्टूडेंट्स और मेरे जानने वाले मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन किस तरह से अचीव की। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 स्ट्रेटजीज़ जिनको अडॉप्ट करके मैंने अपनी एमएससी में ना सिर्फ डिस्टिंक्शन अचीव की, अपनी एमएससी का जो प्रोजेक्ट था उसको पब्लिश किया, बल्कि मुझे उसकी बेस पर पीएचडी का स्कॉलरशिप भी मिला। तो जनाब वो 5 स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जो मुझे कामयाबी के इस सफ़र तक लेकर आई। 2009 में मैं यूके आई अपनी एमएससी कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए। चूँकि मेरा सितंबर का इनटेक था, तो जब मैं यूके आई तो इस टाइम ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो चुका था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल ऑटम की एक अलग से वाइब थी। बहुत उदासियों का मौसम था, क्योंकि मैं पाकिस्तान छोड़कर आई थी तो दिल भी उदास था, लेकिन ये डिटर्मिनेशन थी कि मुझे यहाँ से कुछ अचीव करके जाना है। मैं अपना हर लेक्चर रेगुलरली लेती थी, इन टाइम लेती थी, और इसके अलावा मैं बहुत फोकस्ड रही शुरू में भी कि मैंने अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। मैं जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती उसके बाद मैं लाइब्रेरी में जाकर अपनी इंडिविजुअल स्टडी करना शुरू कर देती। कोई भी क्वाइट एरिया देखती वहाँ पर बैठ जाती, अपनी चाय और अपना लंच अपने साथ लेके जाया करती थी, ताकि मुझे किसी किस्म की टाइम जो है वो मेरा कंज्यूम ना हो किसी और जगह पर, और मैं फोकस होकर अपनी स्टडी करती रहूँ। तो जनाब इस तरह से जो है वो ये मेरी टर्म 1 का टाइम था कि मैं जहाँ पे भी मुझे जगह मिलती मैं बैठकर पढ़ना शुरू हो जाती। मैंने कोई फ्रेंडशिप नहीं की किसी के साथ, मैं ग्रुप डिस्कशन भी नहीं करती थी। जब भी टाइम मिलता मैं लाइब्रेरी में चली जाती, और मैं आवर्स एंड आवर्स लाइब्रेरी में गुजारा करती। तो इस तरह से जनाब मैं हर टाइम जो है मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं किसी तरह से न्यू नॉलेज, न्यू लर्निंग कंटेंट्स जो है वो कहीं से मुझे मिल जाएँ, ताकि मैं अपने नोट्स तैयार कर लूँ, और मैं हर टाइम अपनी स्टडीज़ में जो है वो प्रॉपर उसको उसी पे फोकस्ड रहती। और इसके अलावा जब मुझे अपने ऑफिस में भी होती तभी मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस रहती। बाज़ का बहुत रात भी हो जाती, मैं जो है वो देर तक जागती, और उसके लिए चाय एक ऐसी चीज़ थी या कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे देर तक जगाए रखती। समटाइम्स मैं इस कदर एग्जॉस्ट हो जाती कि मेरी जो नींद की रूटीन थी वो भी डिस्टर्ब हो जाती। टर्म 1 का जब रिज़ल्ट आया तो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में थी बी ग्रेड। इसकी वजह से मुझे इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बिकॉज दैट वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद अगर मेरी इतने कम मार्क्स आए हैं, तो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो इसके लिए मैंने जो है वो सबसे पहले बजाय इसके कि मैं परेशान होती, मैंने जो है वो सर्च किया कि मैं कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करूं कि मैं यहाँ से बजाय इसके कि मैं बी ग्रेड में अपनी डिग्री लेकर जाऊं, मैं अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करूं। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और वो स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज डॉक्टर शमाइला इरम। आई एम अ सीनियर लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी। आई एम टीचिंग टू एमएससी एज वेल एज पीएचडी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स जिनको मैंने अडॉप्ट किया, और मैंने अपनी वो जो बी ग्रेड थे उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्टिंक्शन में, और मैंने अपनी एमएससी की डिग्री पास की डिस्टिंक्शन के साथ। तो वो कौन से 5 डिफरेंट वेज थे जिनको मैंने अडॉप्ट किया। तो जनाब जब मेरा बी ग्रेड आया तो सबसे पहले तो आई रियली वांटेड टू नो वेयर आई एम रॉन्ग, वेयर आई डिड समथिंग रॉन्ग। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब मैं आई थी, मैं क्योंकि वी हैड अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट इन ओवर सब कॉन्टिनेंट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, कि हमने हर चीज़ को मेमोराइज करना है, ठीक है। तो मैं उसी एक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आई थी कि वही मेमोराइजेशन होगी, जिसमें मैं आवर्स एंड आवर्स जो है वो बैठ के अपनी बुक को पढ़ूंगी, या नोट्स को रीड करूंगी, या इंटरनेट से लिटरेचर फाइंड आउट करूंगी, मैं उसको बैठ के पढ़ूंगी। तो ये मेरा एक था कि मतलब मैं इस तरह से अपने आप को, तब मुझे ये लगता था कि आई एम डूइंग अ फोकस्ड लर्निंग, तो जो कि ये फोकस्ड लर्निंग नहीं थी। इट वॉजंट अ फोकस्ड लर्निंग एट ऑल। तो क्योंकि ऐसा आप हर टाइम देखिए ना, आप अगर एक दिन में 14 आवर्स बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, 14 आवर्स मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मेमोराइज द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका माइंड जो है वो चीज़ों को अब्जॉर्ब करना, लर्निंग कंटेंट्स को अब्जॉर्ब करना स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो मैंने अपने वो जो एक्टिव जिसको मैं कहती थी ना कि मैं फोकस्ड लर्निंग आवर्स है, मैंने उनको रिड्यूस किया। मैंने अपने जो वो 14 प्लस आवर्स जो मैं या 12 प्लस आवर्स जो मैं एक दिन में अपनी स्टडीज पे लगाती थी, मैंने उनको रिड्यूस करके 5 आवर्स कर दिया। अब उन 5 आवर्स में आई वॉज रियली फोकस्ड
ऑन द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग। मैंने उन्हीं पे फोकस किया कि वो अब मुझे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं थी, मैं उनके बुलेट पॉइंट्स बना लेती थी, मैं बिल्कुल नोट्स तैयार नहीं करती थी। मैं जो भी अपना लेसन लर्न कर रही होती थी या जो भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रही होती थी, मैं हमेशा उसको बुलेट पॉइंट्स बनाती होती थी, ताकि मैं उनके रेलिवेंट जो स्टेप्स है वो मैं खुद से इलेबोरेट कर सकूँ। मैं लिटरेचर पढ़ती थी लेकिन मैं याद नहीं करती थी, जैसा कि हमारा एक एनवायरनमेंट है याद करने का, मैंने वो छोड़ दिया। ठीक, तो सबसे पहले मैंने यहाँ का जो सिस्टम था, लर्निंग जो एजुकेशन का एनवायरनमेंट था, मैंने उसके ऊपर फोकस किया कि व्हाट दे रियली वांट इन माय स्टडीज। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ पाकिस्तानी एंड इंडियन लर्निंग एनवायरनमेंट टू द यूके लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें यह है कि पाकिस्तान में हमें बुक्स दे दी जाती हैं, नोट्स दे दिए जाते हैं, हमें लिटरेचर दे दिया जाता है टू लर्न फ्रॉम देयर। लेकिन यूके में जो और पाकिस्तान में हमें एग्जाम्स देने होते थे, रिटन एग्जाम्स होते थे। यूके में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, हार्डली कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको कोई रिटन एग्जाम देना होगा। मोस्टली क्या होता है कि वो हमें देते हैं कि या आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है, एक सब्जेक्ट है, उसमें 2 उसके असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें या आपको एक असाइनमेंट प्रेजेंटेशन की देनी होती है और दूसरी असाइनमेंट आपकी कोर्स वर्क की होती है, जिसको हम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। ठीक है, आपने उस मॉड्यूल का एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। अब इसमें कुछ भी आपको मेमोराइज नहीं करना होता। ठीक है, जो मैंने गलती की कि मैं मेमोराइज करती थी चीज़ों को और उसको लिखती थी, वो आपने नहीं करनी। आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है। आपने जो भी सीखना है उसको प्रैक्टिकली आपने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। उसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखनी है, उसके बारे में आपने इलेबोरेट करना है, आर्टिकुलेट करना है कि आपने वो काम किया कैसे। अच्छा, अब वो जो एक्टिव लर्निंग का जो एक प्रोसेस था ना, उसमें मुझे सिर्फ वो फोकस्ड लर्निंग ही मैं इंक्लूड नहीं करती थी। मैं बल्कि उसके अंदर कोई भी डिस्कशन होती थी, कोई भी मैं जो प्रेजेंटेशन अटेंड करती थी, मैं अपने ट्यूटर्स के साथ मिलती थी, मैं जो भी काम करती थी मैंने उसको उस एक्टिव लर्निंग के अंदर इंक्लूड किया। अब देखें, वो आवर्स 10 to 15 आवर्स तो थे एक दिन में, लेकिन वो मेरी फोकस्ड लर्निंग सिर्फ 4 to 5 आवर्स थी, जो मैंने एक इंडिविजुअली अपना बैठ के फोकस होकर पढ़ा था। इसके अलावा जो रिमेनिंग आवर्स है उसमें मैं अपने ट्यूटर्स के साथ मिलती थी, मैं अपना जो मेरे क्लासमेट्स थे उनसे मिलती थी, उनके साथ डिस्कशन करती थी, कोई वीडियो सुन लेती थी, कहीं प्रेजेंटेशन अगर होती थी वहां पे चली जाती थी। तो आई इन्वॉल्व ऑल दीज थिंग्स इन माई एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजी नंबर 2, जब भी मुझे असाइनमेंट्स मिलती थी तो मैं उनका फीडबैक जरूर लेती थी। फॉर एग्जांपल, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एक होती है आपकी जो फाइनल असेसमेंट होती है। ठीक है, जिसको हम सबमेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ना, उसमें आप फीडबैक ले सकते हैं अपने ट्यूटर का, अपने लेक्चरर का। तो मैं जब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो अपने टाइम पे करके अपने ट्यूटर को अपने साथ जरूर इंगेज करती थी। मैं उनको बताती थी कि मैंने ये काम इस तरह से किया है, इसमें क्या गैप्स हैं, उनको मैं किस तरह से फिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो मैं अपने ट्यूटर के साथ वीक में 1 या 2 दफा मीटिंग जरूर बुक कर लेती थी, चाहे मुझे उनको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उनके पास कम। मैं उनसे कहती थी बेशक आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे दें, आप सिर्फ एक दफा देख लें कि मैं जो कर रही हूँ डज इट अलाइन विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द असाइनमेंट। तो इस तरह से वो जो कॉन्टिन्यूस फीडबैक था ना, उसके 2 फायदे हुए। एक तो मेरी असाइनमेंट इंप्रूव होना शुरू हो गई और दूसरा मैं अपने ट्यूटर की नजरों में आ गई थी कि शी इज एक्टिवली लर्निंग द असाइनमेंट और शी इज वर्किंग हार्ड ऑन द असाइनमेंट। ठीक है, तो वो इसके मुझे 2 बेनिफिट्स हुए थे। अब आ जाती है बारी स्ट्रेटेजी नंबर 3 की। आई वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व विद द इंडस्ट्रीज। उसमें ये करती थी मैं कि मैं कहीं पे इवेंट ब्राइट पे जाती थी। इवेंट ब्राइट एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पर जो जितने भी आपकी जो है वो आपकी फील्ड के रेलिवेंट जो भी इवेंट आपके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं उन पे वो एडवर्टाइज किए जाते हैं। तो मैं वहाँ पर ज़रूर देखती थी। अब आपको मेरी स्क्रीन पर इवेंट ब्राइट की वेबसाइट नज़र आ रही होगी। जैसे ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे गई, मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन को मैनचेस्टर सेट किया और इसके अलावा मेरी जो फील्ड है डाटा एनालिटिक्स की, मैंने उसके बारे में डाटा एनालिटिक्स के बारे में अपनी फील्ड में लिख दिया। अब इससे मुझे जब मैंने सर्च किया तो इससे मुझे डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी मैनचेस्टर में इवेंट्स हो रहे हैं, फ्री या पेड, उनकी सब की लिस्ट प्रोवाइड कर दी। मैं क्या करती थी कि मैं फ्री इवेंट्स को चूज़ कर लेती थी। जैसे कि यहाँ पर जो पहला इवेंट है वो फ्री है, सेकंड वाली
वाली की फ़ीस है, तो मैं फ्री को चूज़ कर लेती थी, क्योंकि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि आप बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो है वो पेड इवेंट्स अटेंड कर सकें, तो मैं फ्री वाले चूज़ कर लेती थी। वहाँ पर जाकर जब मैं क्लिक करती तो वो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते, मैं वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेती। मैं ये देखती थी कि उसमें कौन सी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, कौन कौन उसके अंदर इनवाइटेड है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगी, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ जो कि मेरी असाइनमेंट में या मेरे सब्जेक्ट में से रेलिवेंट है, और मैं अपने सब्जेक्ट में उसको ऐड कर सकती हूँ। तो वहाँ पर जाकर जो है वो मैं अपनी बुकिंग करवा देती, जैसे ही वो इवेंट आता तो मुझे उसका नोटिफिकेशन आ जाता और मैं वहाँ पर वो इवेंट अटेंड कर लेती, और मैं उसके बारे में अपनी असाइनमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन करती, जिसकी वजह से मुझे ह्यूज बेनिफिट मिला। अब अगले कुछ क्लिप्स में आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपनी इंडस्ट्री के साथ इन कोलैबोरेशन काम किया। मैं जब भी किसी इवेंट में जाती, मैं उनके जो सीईओ थे उनसे ज़रूर मिला करती थी, मैं उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन किया करती थी, उनकी रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट थी उनको एनालाइज़ किया करती थी, अपनी जो असाइनमेंट्स है उनमें इंक्लूड किया करती थी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ना सिर्फ मुझे इसका अपना एमएससी में फ़ायदा हुआ, बल्कि मुझे इसके अलावा अपनी जो पीएचडी का स्कॉलरशिप अचीव किया उसके अंदर भी फ़ायदा हुआ, और मैंने अपनी जो सीवी तैयार की थी मुझे उसके अंदर इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इस वजह से कि इससे ये पता चला कि आई एम ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग विद द इंडस्ट्रीज़। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 पर, और स्ट्रेटजी नंबर 4 थी कि आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग द रियल वर्ल्ड केस स्टडीज इन माय असाइनमेंट्स। अब उनमें ये जब मैं इंडस्ट्री के साथ मिलती थी ना, तो मुझे वहां से उनके चैलेंजेस पता चल जाते थे कि वो किस डोमेन में काम कर रहे हैं और कौन से चैलेंजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब मुझे चैलेंज मिल जाता था ना, तो मैं बजाय इसके कि मैं कोई हाइपोथेसाइज्ड स्टडी करूं या कोई मैं थ्योरेटिकल स्टडी करूं, मैं वो रियल वर्ल्ड केस स्टडी को अपनी असाइनमेंट में इंक्लूड करती थी, मैं उसका रेफरेंस देती थी, फिर मैं ये भी बताती थी कि मेरी उनकी किस जो है वो जो उनका क्लाइंट है उनके साथ किस तरह से मेरी निगोशिएशन हुई थी, क्या मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई थी, कैसे मैंने रिक्वायरमेंट जनरेट की थी अपनी, उनकी असेसमेंट कैसे की थी, मैंने कैसे प्रैक्टिकल वर्क उनके साथ मिलकर किया था। तो ये सारा काम मैं करती थी विद एंगेजमेंट विद द इंडस्ट्रीज। अब आते हैं फिफ्थ स्ट्रेटजी की तरफ, ठीक है। जो फिफ्थ स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, आई डोंट नो व्हाई आई हैव निग्लेक्टेड दैट, लेकिन इसमें यह है कि आपने ग्रुप वर्क करना है विद योर क्लासमेट्स, ठीक है। क्लासमेट्स के साथ जब आप मिलकर डिस्कशन करते थे, अब मेरे जो ग्रुप था उसमें पाकिस्तान से भी थे, एक हमारा दोस्त जो था वो पाकिस्तान से था, फिर उसमें 2 नाइजीरिया से थे, 3 लीबिया से थे, मैं थी उसके अंदर। तो हम देखें कितना डाइवर्स सेट ऑफ एजुकेशन था, डाइवर्स जो है वो बैकग्राउंड था उनका एजुकेशन का, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनके कॉन्सेप्ट्स किस तरह से डाइवर्स थे। जब हम आपस में डिस्कशन करते थे किसी भी एक टॉपिक पे, तो हमें बहुत सारे न्यू आइडियाज मिलते थे, वी एक्सचेंज और आइडियाज, वी कंसेप्चुलाइज न्यू आइडियाज, और हम उनको बैठ के लिख लिया करते थे। फिर उसमें ये होता था कि हम अपना काम इंडिविजुअली करते थे, लेकिन क्योंकि ड्यू टू प्लेजरिज्म आप जो है वो आपने अपना काम तो सेपरेट करना होता था, लेकिन हम डिस्कशंस मिलके करते थे और फिर जाके अपना अपना काम कर लिया करते थे। तो ये जो ग्रुप वर्क था ना, उसका मुझे ह्यूज बेनिफिट हुआ, मेरे थॉट्स जो है वो डाइवर्स हुए, मैंने नई चीज़ों को सीखा उनसे। तो वो जो मैं अपनी असाइनमेंट में इंक्लूड करती थी, तो दैट हैड अ ह्यूज बेनिफिट फॉर मी ऑन माय असाइनमेंट मार्क्स। मैं ग्रुप वर्क तो करती ही थी अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके, लेकिन उसके अलावा जब भी मुझे मौका मिलता था कहीं पे अपने काम को प्रेजेंट करने का, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को भी ज़रूर अवेल किया करती थी। ये है वो 5 स्ट्रेटजीज जो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एमएससी यूके में डिस्टिंक्शन के साथ जो है वो कंप्लीट करें अपनी, ताकि आप अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप अवेल करना चाहते हैं उसके चांसेस इंक्रीज करें, तो आपने डिस्टिंक्शन लेनी है अपनी एमएससी में इन 5 स्ट्रेटजीज के साथ। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जाके पूछेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं,
तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लास्ट में कमेंट्स में जाके पढ़ते हैं, सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है दैट वर्क फॉर यू, तो प्लीज़ आप वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।